जरा कल्पना कीजिए 60 साल के एक ऐसे व्यक्ति की जो दिल का मरीज है। उसके हाथ में एक पुरानी घिसी हुई फाइल है और वो अपने ही खेत के किनारे खड़ा होकर ये साबित करने की जद्दोजहद कर रहा है कि वो जमीन जिस पर उसके पुरखों ने पसीना बहाया है वो उसी की है। बिल्कुल। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जी, आज की इस गहन चर्चा में हम आजमगढ़ के लाचीरामपुर गांव के रहने वाले शिव गोविंद सिंह की इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दस्तावेज हैं। हाँ, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भेजी गई शिकायत की प्रतियां। सही कहा। और न्यायालय की आधिकारिक जांच आख्या के साथ साथ माटी का मान नाम का एक बहुत ही विस्तृत वृत्तांत भी है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक साधारण सा जमीन का विवाद मतलब कैसे वो पूरी व्यवस्था की खामियों का शिकार हो गया। और देखते ही देखते ये मामला कस्टोडिया लेगेस यानी विधिक अभिरक्षा में हेराफेरी तक पहुंच गया। बिल्कुल, और सीधे पीएमओ तक पहुंचने वाली एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। श्रोताओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि एक बीमार किसान के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, सीधी तौर पर कहें तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी सम्मान के साथ जीने के अधिकार की लड़ाई है। बिल्कुल, और कागजों पर लड़ी जाने वाली ये लड़ाई किसी थ्रिलर से कम नहीं है जहां रक्षक ही भक्षक बनते नजर आते हैं। तो चलिए इस चक्रव्यूह को थोड़ा डिकोड करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस वर्तमान विवाद को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर दांव पर क्या है। दस्तावेजों के मुताबिक शिव गोविंद सिंह के पिता गोरखनाथ सिंह ने उन्हें करीब 1.19 हेक्टेयर जमीन दी थी, जो कि 7 अलग-अलग चकों में बटी हुई थी। जी, जैसे कि घाटा संख्या 96, 90, 44, 17 और ऐसे ही कुछ और नंबर। अब समस्या की जड़ उपजती है साल 2007 की चकबंदी प्रक्रिया से। हाँ, और इसी चकबंदी का फायदा उठाकर 2013 में सूया देवी और गायत्री सिंह नाम की महिलाओं ने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर ली और जमीन अपने नाम करवा ली। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपके घर के कागजात दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर दे और आपको सालों तक पता ही न चले। बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। ये दीमक की तरह ही काम करता है ना? तो मेरा सवाल यहाँ यह है कि सूया देवी और गायत्री सिंह जैसे लोग बिना असली मालिक को भनक लगे पुश्तैनी जमीन से उसका नाम कैसे गायब करवा देते हैं? आखिर ये कैसे संभव है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें ग्रामीण भू राजस्व रिकॉर्ड की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझना होगा। चकबंदी योजना का मूल उद्देश्य तो जमीन को एक जगह इकट्ठा करना होता है, लेकिन जब पुरानी खतौनी बंद होती है यानी जमीन के पुराने रिकॉर्ड का रजिस्टर बंद किया जाता है जी, और नए नक्शे बनाए जाते हैं तो वो एक संक्रमण काल होता है और भूमाफिया इसी ट्रांजिशन पीरियड का फायदा उठाते हैं। किसी रजिस्टर में एक पन्ने को बड़ी सावधानी से बदल देना या पुरानी स्याही से मिलते जुलते रंग से नाम काटकर दूसरा नाम चढ़ा देना। अरे बाप रे। और सबसे बड़ी बात, किसान को पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक आम किसान रोज तहसील जाकर अपनी खतौनी चेक नहीं करता। सही बात है, वो तो अपने खेत में काम कर रहा होता है। जी, उसे लगता है कि सरकारी कागजों में सब सुरक्षित है और जब सालों बाद वो कागज निकालता है तो पता चलता है कि जमीन तो उसकी रही ही नहीं। ये तो बहुत ही डरावना है। और जब शिव गोविंद जी को इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो जाहिर है कि स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन अक्सर ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देता है और इसीलिए इस लड़ाई ने एक डिजिटल और राष्ट्रीय मोड़ ले लिया। शिव गोविंद और उनके बेटे शैलेंद्र सिंह ने 17 अप्रैल 2026 को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज करा दी। हाँ, जिसका शिकायत नंबर भी हमारे पास है PMO PG 2026-206-4859। जी, और बाप बेटे के लिए ये केवल संपत्ति का नहीं बल्कि वही संविधान की धारा 21 का प्रश्न बन गया था। अब चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, हम अक्सर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। क्या पीएमओ में शिकायत करने से वाकई स्थानीय प्रशासन पर निष्पक्ष काम करने का दबाव पड़ता है या फिर वो खुद को बचाने के लिए और ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं? देखिए, ये आज के डिजिटल गवर्नेंस की सबसे बड़ी विडंबना है। शिकायत पोर्टल पर सीधे ऊपर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसकी जो जांच की प्रक्रिया है वो एक गोल चक्कर की तरह है। मतलब घूम फिर कर वहीं आ जाती है। बिल्कुल। पीएमओ खुद तो आजमगढ़ आके जांच करेगा नहीं। वो शिकायत राज्य सरकार को भेजेगा, राज्य सरकार डीएम को, और डीएम वापस उसी एसडीएम या तहसीलदार को फाइल भेज देगा।
जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। ये तो बहुत ही अजीब है। जी, और यहीं से स्थानीय नौकरशाही का रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है। वो खुद को बचाने की मुद्रा में आ जाते हैं। अच्छा। उनका लक्ष्य न्याय देना नहीं होता, उनका लक्ष्य होता है किसी भी तरह से उस डिजिटल पोर्टल पे फाइल को रफा दफा दिखाना। ये आने वाली टकराव की पूरी नींव रख देता है। और इस टकराव का पहला नजारा हमें देखने को मिलता है 8 मई की सुनवाई में। बिल्कुल, 8 मई 2026। हाँ, पीएमओ की शिकायत का इतना असर तो हुआ कि मामले की सुनवाई तय हो गई, लेकिन अदालत के अंदर का जो नजारा दस्तावेजों में दर्ज है वो न्याय की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। आजमगढ़ के एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार की अदालत थी वो। जी, और वहां विपक्षी वकील राघव आते हैं, अपना वकालतनामा पेश करते हैं और सीधे समय मांग लेते हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एसडीएम के जो रीडर हैं अरुण कुमार सिंह, वो तुरंत 15 दिन बाद की तारीख दे देते हैं, बिना किसी ठोस वजह के। बिल्कुल। शिकायतकर्ता के फीडबैक में साफ लिखा है कि रीडर अरुण कुमार ने अपने विवेक से या मनमाने ढंग से केवल विपक्षी वकील को बचाने के लिए तारीख दे दी। हाँ, ये बहुत ही आम बात है हमारी निचली अदालतों में। ये तो ऐसा हो गया कि आप किसी जरूरी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी से जाएं और परीक्षक सिर्फ इसलिए परीक्षा टाल दे क्योंकि दूसरा छात्र पढ़कर नहीं आया है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब एक बाबू या रीडर के पास अदालत में तारीखें तय करने का इतना अधिकार कैसे आ जाता है? देखिए, प्रशासनिक मशीनरी को डिकोड करना यहाँ जरूरी है। बताइए। सैद्धांतिक रूप से तो एसडीएम ही सब कुछ तय करता है, लेकिन दीवानी और राजस्व मामलों का पूरा इकोसिस्टम इन रीडर्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। अच्छा। और ये तो तारीख पे तारीख का खेल है, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति होती है जिसे डिले टैक्टिक्स कहते हैं, ताकि सामने वाला हार मान ले। बिल्कुल। 60 साल का एक कमजोर और बीमार किसान, अगर उसे हर 15 दिन में अदालत बुलाया जाएगा तो उसका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। वो उसे मानसिक रूप से थकाना चाहते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूअल है। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अदालत ने मिली वो 15 दिन की तारीख सिर्फ एक देरी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फर्जीवाड़ा छिपा था। जी हाँ, जिसे शिव गोविंद के बेटे शैलेंद्र ने पकड़ लिया। हाँ, शैलेंद्र को पता चलता है कि जब मामले के रिकॉर्ड न्यायालय की कस्टोडिया लेगिस में थे, तब उनमें मटेरियल करेक्शन किए गए, यानी बड़े और अवैध बदलाव। जी, और शैलेंद्र ने बिना डरे एसडीएम की आंखों में आंखें डालकर तुरंत एक प्रारंभिक जांच की मांग कर दी। ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि अगर अदालत की कस्टोडी, मतलब अदालत के संरक्षण में रखे कागजातों में ही छेड़छाड़ हो जाए, तो ये तो सीधे तौर पर न्यायपालिका की सुरक्षा में सेंधमारी है। बिल्कुल सेंधमारी है। क्या ये इस पूरे मामले को पूरी तरह से बदल नहीं देता? 100% बदल देता है। कस्टोडिया लेजिस यानी विधिक अभिरक्षा, इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब दस्तावेज अदालत की कस्टडी में होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की होती है। वहां किसी बाहरी आदमी की पहुंच बिना अंदरूनी मिलीभगत के हो ही नहीं सकती। मतलब अंदर का ही कोई शामिल था? जाहिर सी बात है। और ये तथ्य इस मामले को एक साधारण जमीन विवाद से निकालकर सीधे तौर पर सरकारी मशीनरी के भ्रष्टाचार और संस्थागत धोखाधड़ी के गंभीर अपराध में बदल देता है। तो जब सरकारी कस्टडी में हेराफेरी का इतना बड़ा आरोप लगा और ऊपर से पीएमओ का दबाव भी था, तो प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने वो किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, खुद को बचाना। हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने एक बेहद चतुराई भरी आख्या यानी रिपोर्ट पेश की। 19 मई 2026। जी, 19 मई 2026। और आपको पता है ये रिपोर्ट किसने पेश की? एसडीएम न्यायालय के उसी रीडर अरुण कुमार सिंह ने, जिसके ऊपर पहले से ही आरोप लग रहे थे। बिल्कुल। दस्तावेज संख्या CNO 600200260097852 इस रिपोर्ट में धारा 210(2)(19) के तहत अपील का जिक्र है और अगली तारीख 22 मई 2026 बताई गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? अरुण कुमार सिंह ने रिपोर्ट में लिखा कि शिव गोविंद न्यायालय में पैरवी नहीं कर रहे हैं, मतलब अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि शिव गोविंद सिर्फ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, इसलिए इस शिकायत को निक्षेपित यानी बंद कर दिया जाए। ये तो पूरी तरह से सच्चाई पर पर्दा डालने वाली प्रशासनिक चालाकी है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब जिस अधिकारी पर आरोप है वही रिपोर्ट बना रहा है। बिल्कुल। और जांच तो मटेरियल करेक्शन की होनी थी, कागजों में जो छेड़छाड़ हुई उसकी, लेकिन उन्होंने सारा दोष उस 60 साल के किसान पर ही मढ़ दिया
कि वो ठीक से पैरवी नहीं कर रहा। ये तो वही बात हो गई ना कि क्या ये संदेश देने वाले कोई गोली मार देने जैसा नहीं है? मतलब शूटिंग द मैसेंजर। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके पीछे की कार्यप्रणाली को अगर आप समझें तो ये नौकरशाही की एक क्लासिक रणनीति है। कैसे? देखिए, जो मुख्य आरोप था कस्टोडिया लेगेस में हेराफेरी का, जी, उसको उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उस पर एक शब्द नहीं लिखा और मामले को बंद करने के लिए एक तकनीकी बहाना ढूंढ लिया कि शिकायतकर्ता पैरवी नहीं कर रहा। ये तो सरासर अन्याय है। ये व्यवस्था की जवाबदेही से बचने का एक बहुत ही जाना माना तरीका है। जब आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही उंगली उठा देते हैं। बाप रे, ये पूरी कहानी सुनकर एक अजीब सी बेबसी का एहसास होता है। बिल्कुल। तो 22 मई 2026 की जो आगामी सुनवाई है, वो अब केवल 1.199 हेक्टेयर जमीन का फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बूढ़े किसान, उसके दृढ़ संकल्प वाले बेटे और उस शक्तिशाली व्यवस्था के बीच की अग्नि परीक्षा है। एक ऐसी व्यवस्था जो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए कागजों में जालसाजी ही क्यों न करनी पड़े। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विचार खड़ा होता है। जी। डिजिटल युग में पीएमओ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से न्याय की उम्मीद तो जगी है। लोगों को लगता है कि तकनीक सब कुछ पारदर्शी कर देगी। लेकिन जब आपकी ऑनलाइन शिकायत की जांच वापस उन्हीं स्थानीय अधिकारियों के पास भेज दी जाती है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। डिजिटल गवर्नेंस के इस दौर में उन रक्षकों की निगरानी आखिर कौन करेगा जो खुद दस्तावेजों के भक्षक बन चुके हैं? सही बात है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम लेते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ व्यवस्था की ऐसी ही अनकही परतों को समझने के लिए।